हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके गाइडलाइंस होंगे उनको फॉलो कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में पोर्टुगल्स देख लिया था हमने, ब्रिटिशर्स देख लिया था और एक और कंपनी देखी थी, डच कंपनी देखी थी। ठीक है, आज हमको देखना है फ्रेंच कंपनी के बारे में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। आज हमको देखना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस कंपनी से जुड़ा दो फैक्ट है। दो फैक्ट कैसा है? एक फैक्ट ऐसा है जिसमें कंपनी प्रथम नंबर पे थी, पहले नंबर पर थी, और दूसरा फैक्ट है कंपनी किसी चीज़ में अंतिम नंबर पर थी। क्या थी? तो ये पहली कंपनी थी जो पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनी थी। गवर्नमेंट कंपनी थी। इससे पहले की जितनी कंपनियां आई हैं वो कौन सी हैं? वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी आई है पहली कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है। और अंतिम शब्द से जुड़ा कौन सा फैक्ट है? तो अंतिम ये कौन सी? ये यूरोपियन कंपनी है। ये यूरोपियन कंपनी है जो अंतिम में आई है, अंतिम रूप में भारत में आई है। भारत आने वाली अंतिम यूरोपीय कंपनी है ये। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखिएगा इसका जो नाम रखा गया था, ये कंपनी बनी थी, नाम रखा गया था कंपनी द इंडस, कंपनी द इंडस ओरिएंटल, कंपनी द इंडस ओरिएंटल इसका नाम रखा गया था जब ये बनी थी। और कब बनी थी? ये कंपनी बनी थी 1664 में। ठीक है, 1664 में ये कंपनी बनी थी, कंपनी द इंडस ओरिएंटल। इसी को हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। बनाई किसके द्वारा गई थी? तो ये कंपनी बनाई गई थी, एक व्यक्ति है, उसका नाम है कार्ल बर्ट, या इसी का एक और नाम मिलता है कोल बर्ट। ये कौन है? तो ये मंत्री है किसका? लुई XIV का, जो वहाँ के शासक थे उनका मंत्री है ये। इसी के द्वारा 1664 में कंपनी द इंडस ओरिएंटल बनाया जाता है, जिसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये 1664 तक की बात हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं और टाइम पीरियड हमको मिलता है 1667 का। 1667 इस समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है फ्रेंकोइस कोरन, या इसी का एक और नाम आपको मिलेगा फ्रांसिस केरॉन, या इसी का एक और नाम आपको मिलेगा फ्रैंको कैरो। ये इतने नाम से एक व्यक्ति है, चाहे जो नाम आपको प्रीफर करना हो वो प्रीफर कर सकते हो। तो ये व्यक्ति आता है और साथ में इसका एक दोस्त भी भारत आता है। इसी समय पे एक दोस्त भी इसका भारत आता है सेम टाइम पे। यही 1667 की डेट बता रहा हूँ। इसका दोस्त भी आता है। उसके दोस्त का नाम क्या है वो बता रहा हूँ। दोस्त का नाम था मरकारा। दोस्त का नाम था मरकारा। ठीक है, ये जो फ्रेंको कैरो था ये फ्रांसीसी व्यक्ति था, मतलब फ्रेंच था ये। ठीक है, लेकिन जो मरकारा था ये अस्फहान से आया था। ये जो मरकारा है ये आया था अस्फहान यानी ईरान से। ईरानी व्यक्ति था ये, ईरान से आया था। ठीक है, अब ये दोनों आते हैं तो क्या करते हैं? दोनों कंपनी की स्थापना करते हैं। ये भी एक कंपनी स्थापित करता है। कौन? फ्रेंको कैरो कंपनी स्थापित करता है, और मरकारा भी एक कंपनी स्थापित करता है। ठीक है, ये दोनों कब कंपनी स्थापित किए हैं? तो जो फ्रेंको कैरो था ये कंपनी स्थापित करता है 1668 में, और ये जो मरकारा है ये कंपनी स्थापित करता है 1669 में। ठीक है, ये जिस कंपनी को स्थापित करता है वो है सूरत में, और ये जो कंपनी को स्थापित करता है वो है मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में ये केंद्र स्थापित करता है।
और जो मसूलीपट्टनम में केंद्र स्थापित किया था तो गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर या परमिशन लेकर के शुरू किया था। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो सूरत में कंपनी खोली गई और मसूलीपट्टनम में जो कंपनी खोली गई उसका एक व्यक्ति जिम्मेदार बनाया जाता है। उसका मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक व्यक्ति को दी जाती है इन दोनों कंपनियों की और उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस मार्टिन। ठीक है, सूरत में जो कंपनी खोली गई थी और मसूलीपट्टनम में जो कंपनी खोली गई थी, इन दोनों कंपनियों का जिम्मेदार एक व्यक्ति को बनाया जाता है जो है फ्रांसिस मार्टिन कौन है? तो याद रखिएगा, ये जो फ्रेंच कंपनी है उसका निदेशक है। ये निदेशक मतलब डायरेक्टर भी है और साथ में इसको कहा जाता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ये वास्तविक संस्थापक है, रियल फाउंडर माना जाता है। ये फ्रांसिस मार्टिन है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब फ्रांसिस मार्टिन से जुड़ा फैक्ट यहीं से शुरू होता है और कई घटनाएं हैं जो फ्रांसिस मार्टिन से जुड़ी हुई है घटनाएं हैं। ठीक है, तो पहली घटना बता रहा हूं। फ्रांसिस मार्टिन 1672 में तंजावुर के शासक से एक जगह छीन लेता है और उस जगह का नाम है सन थोमे या सेंट थॉमस। ये जगह छीन लेता है तंजावुर के राजा से 1672 में। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? चलिए रिपीट कर देना सारी चीजें, फिर इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है और अंतिम कंपनी है जो भारत में आकर के व्यापार कर रही है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर था ये पेरिस में था। वहां मिस कर दिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर था। जब कंपनी बनी थी तो 1664 में बनी थी। उसका नाम था कंपनी द इंडस ओरिएंटल। 1664 में बनी है और इसी को हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल बर्ट, कोलबर्ट या जो आप नाम बोलना चाहें दोनों में से। ये मंत्री था लुई 14 वहां के शासक का। ये कंपनी स्थापित करता है। फिर 1667 में दो लोग भारत आते हैं। पहला है फ्रेंकोइस कोरन या फ्रांसिस केरोन या फ्रेंको कैरो और साथ में इसका दोस्त भी आता है मरकारा जो ईरान से है और ये फ्रेंच है। इन दोनों आते हैं और कंपनी स्थापित करते हैं। 1668 में ये फ्रैंको जो होता है सूरत में कंपनी स्थापित करता है और जो मरकारा है 1669 में मसूलीपट्टनम में केंद्र स्थापित करता है गोलकुंडा के सुल्तान से परमिशन लेकर के। ठीक है, अब इन दोनों कंपनियों का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति को बनाया जाता है, वो फ्रांसिस मार्टिन कंपनी का डायरेक्टर भी है और कंपनी का वास्तविक संस्थापक भी है। 1672 में कंपनी में तंजावुर के शासक से तंजावुर के राजा से सेंट थॉमस छीन लेता है। ठीक है, इतना समझ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारी चीजें मिटा रहा हूं, एक चीज को छोड़ करके फ्रांसिस मार्टिन को। इससे जुड़े कई फैक्ट हैं फ्रांसिस मार्टिन से। अभी जो फ्रांसिस मार्टिन है इसका एक सेनापति है। फ्रांसिस मार्टिन का सेनापति है और नाम है इसका फ्रांसिस डेला है। फ्रांसिस डेला है इसका सेनापति है। ये सेनापति क्या करता है? युद्ध लड़ता है। कब? 1673 में। 1673 में युद्ध लड़ा है और याद रखिएगा इस टाइम दो युद्धों का जिक्र करूंगा मैं। तो फ्रांसिस डेला है 1673 में युद्ध लड़ता है किसके खिलाफ? संयुक्त सेना के खिलाफ। संयुक्त सेना के खिलाफ, मतलब एक तरफ थी संयुक्त सेना और एक तरफ था फ्रांसिस डेला है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है और संयुक्त सेना में कौन है? तो याद रखना, एक तरफ थी डचों की सेना, ठीक है, और एक तरफ थे गोलकुंडा के सुल्तान। एक तरफ थे गोलकुंडा के सुल्तान। इन दोनों से युद्ध लड़ता है फ्रांसिस डेला है और ऑब्वियस सी बात है ये हार जाता है और ये लोग जीत जाते हैं।
ठीक है, ये कौन सा एरिया हारा, वही वाला सेंट थॉमे या सेंट थॉमस, ठीक है। और ये कौन सा एरिया जीतेंगे, ऑब्वियस जो हारेगा वही वाला एरिया ये लोग जीतेंगे, सेंट थॉमस। देखो 1672 में ये सेंट थॉमस जीता फ्रांसिस मार्टिन, और उसी का सेनापति 1673 में यानी ठीक नेक्स्ट ईयर ही वही एरिया हार जाता है। फिर 1673 में ही फ्रांसिस मार्टिन और इसका एक सेनापति है, सॉरी सेनापति एक और व्यक्ति है मान लीजिए, उसका नाम है वेलांग लेस्पीने। ये 1673 की घटना है। 1673 की पहली घटना ये जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ है, और 1673 की दूसरी घटना ये जब इन दोनों मिल करके क्या काम करते हैं, वेलिकोंडापुरम छीन लेते हैं। वेली या विली जो बोलना चाहें, वेलिकोंडापुरम छीन लेते हैं। वेलिकोंडापुरम छीन लेते हैं किससे, शेर खां लोदी से। शेर खां लोदी से वेलिकोंडापुरम छीन लेते हैं। और शेर खां लोदी कौन है, ये वेलिकोंडापुरम का शासक है, और वेलिकोंडापुरम क्या है, तो याद रखिएगा वेलिकोंडापुरम है और कुछ नहीं आपका पौंडीचेरी का पुराना नाम वेलिकोंडापुरम था। ठीक, समझा दे रहा हूं, सारी चीजें मिसमैच अगर इस तरह से देख रहे हैं तो समझते जाइएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। इसके भरोसे मत रहा करिए कि सेम टू सेम आपको मिल जाए, स्क्रीनशॉट से पढ़ लें। स्क्रीनशॉट इसलिए लेने को बोलता हूं कि आप लोग के पास नाम वगैरह रहे, और जो चीजें समझाया हूं उस देख करके और ये चीजें सुन करके आप लोग अपने हिसाब से नोट्स अपने बनाएं अपनी भाषा में, क्योंकि आपके जो बनाए नोट्स हैं वो काम देते हैं, वो एग्जाम में याद रहते हैं, दूसरे का नोट्स या स्क्रीनशॉट याद नहीं रहता। ठीक है, तो पहली घटना बता दी ये। दूसरी घटना में क्या होता है, फ्रांसिस मार्टिन और एक व्यक्ति वेलांग लेस्पीने, ये दोनों मिल करके शेर खां लोदी से वेलिकोंडापुरम छीन लेते हैं, जो वेलिकोंडापुरम का शासक है, और वेलिकोंडापुरम पौंडीचेरी को कहते हैं। ये पौंडीचेरी में एक किला बनाया जाता है जिसको कहते हैं फोर्ट लुई या लुई फोर्ट। कब बनाया जाता है, ठीक अगले ही साल यानी 1774 में। 72 में सेंट थॉमस जीता गया है, 73 में सेंट थॉमस चला गया है, 74 में पौंडीचेरी आ गया है, और 74 में ही मतलब 73 में पौंडीचेरी आ गया है, और 74 में वहां पर एक किला बनाया गया है, किसके द्वारा, फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा किला बनाया गया है। और इसी पौंडीचेरी में दिख रहा है, इसी पौंडीचेरी को 1701 में ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। इसके बाद से 1701 तक की घटना हो गई। और क्या बता सकते हैं इसमें, 1706 फ्रांसिस मार्टिन की मृत्यु हो जाती है 1706 में, लेकिन अपने मृत्यु से पहले तक में ये एक एरिया को बहुत सजाता है, बहुत अच्छे से बनाता है, वो है कलकत्ता पर ये बहुत ध्यान दिया था। ठीक है, खूब सजाया था, संवारा था। तो 1706 में इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले तक कलकत्ता को बहुत अच्छे से सजाया था। इसके बाद से 3 डेट्स बैक टू बैक याद रखिएगा। कौन कौन सी डेट है वो, एक डेट आपको मिलेगी 1721 की, फिर डेट मिलेगी 1724 की, फिर डेट आप लोगों को मिलेगी 1739 की। 1721 में एक एरिया छीन लिया जाता है, एक एरिया पर व्यापारिक केंद्र बनाया जाता है। वो जगह थी या वो एरिया था आपका मॉरिशस में व्यापारिक केंद्र बनाते हैं ये फ्रेंच लोग। 1724 में माहे में केंद्र बनाते हैं, और 1739 में कराईकल पर केंद्र बनाते हैं, कराईकल में केंद्र बनाते हैं। 1721 में मॉरिशस में, 1724 में माहे में, और 1739 में कराईकल में व्यापारिक केंद्र बनाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो 21, 24 और 39 तक की डेट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेंटर पॉइंट है सारी चीज़ों का, इसीलिए अभी इनको हटा नहीं रहे, सारी चीज़ें इन्हीं से जुड़ी हुई हैं इसलिए। तो सारी घटनाएं हो गई। अब एक चीज़ देखते हैं हम, ये जो
फ्रेंच लोग थे, इनका उदय काल मतलब इनका सबसे ज्यादा ग्रोथ पीरियड देखा जाता है 22 साल के दौरान। 22 साल ये इनका ग्रोथ पीरियड रहा है। और वो 22 साल कौन से थे? 1720 से लेकर के 42 तक। ये वो टाइम पीरियड है जब फ्रेंच लोगों के लिए इनका सबसे अच्छा पीरियड माना गया था, सबसे अच्छा इनका ग्रोथ माना गया था। इसमें ये बहुत ग्रोथ कर रहे थे। और इसी टाइम पीरियड के दौरान 2 गवर्नर आते हैं भारत, 2 गवर्नर भारत आते हैं। एक का नाम मिलता है लुनार और एक का नाम मिलता है डूमा या डूमस। ये 2 गवर्नर भारत आते हैं और ये 2 गवर्नरों का टाइम पीरियड बोला जाता है कि सबसे बढ़िया टाइम पीरियड था इस कंपनी के लिए, यानी गोल्डन पीरियड था। ठीक है। दूसरा, इन लोगों ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिया है कंपनी को, इस दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ दिया है। और एक काम इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट किया है, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे इस समय, जो मुगल बादशाह थे, उनका इन लोगों ने दिल जीत लिया था, उनका इन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास जीत लिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा विश्वास जीता था। इतना विश्वास जीत लिया था कि ये जो मुगल बादशाह लोग थे, ये लोग कह दिए थे कि आप लोग अपने जो भी सिक्के बनाना चाहते हो, चांदी के या सोने के, उन सिक्कों को बनाओ, उनको चलाओ और उनको मुगल मान्यता हम दे देंगे। इतना इन्होंने विश्वास जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना। फिर एक टाइम पीरियड आपको मिलता है 1742 का, 1742। इस समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है फ्रेंच डुप्लेक्स या फ्रांसिस डुप्ले। फ्रेंच डुप्लेक्स आता है और अपना साम्राज्य विस्तार की बात सोचता है, बट इसको ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? दबा देते हैं, ऐसा करने नहीं देते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में देखेंगे, बहुत दमदार व्यक्ति निकलेगा ये जब हम कार्नेटिक वॉर्स पढ़ेंगे। एक समय ये कमजोर दिखेगा लेकिन पूरा का पूरा इतिहास बहुत अच्छे से इसको याद रखने का ऐसे ये काम करता है। 1742 की डेट हो गई। अब इसके बाद से हमको एक डेट मिलती है 1760 की। 1760 में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं वांडीवाश का युद्ध। इसमें 2 लोगों के बीच युद्ध होता है, एक तरफ से फ्रेंच और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स, जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए थे और फ्रेंच हार गए थे। ठीक है, इस समय लीड कर रहा था सर आयरकूट। ठीक है, इसको भी देखेंगे डिटेल में, केवल जुड़ाव है तो बता दे रहा हूं क्योंकि फ्रांसीसियों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद से एक टाइम पीरियड आपको मिलता है 1763 का। 1763 में संधि होती है जिसको कहते हैं पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस। इसमें पौंडीचेरी है, ये फ्रेंच को वापस दे दिया जाता है क्योंकि अंग्रेज जीत लिए थे युद्ध में, लेकिन 1763 में वापस कर देते हैं। लेकिन एक एरिया वापस नहीं करते हैं, वो था चंद्रनगर। और साथ में इन लोगों ने मना कर दिया था अंग्रेजों ने कि तुम किलेबंदी नहीं करोगे, मतलब किले वगैरह नहीं बनाओगे, सेना नहीं रखोगे। तो ये 1760 तक की घटना हो गई। एक और चीज याद रखिएगा, ये फिजियोक्रेट्स ये एक व्यापारी था। और क्यों इसको हम बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये मुक्त व्यापार का पक्षधर था, मतलब ये ओपन मार्केट को सपोर्ट करता था, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर। रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। जो फ्रेंच थे उनका 1720 से 42 तक यानी 22 सालों का टाइम पीरियड माना जाता है, एक सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला पीरियड रहा है। इस दौरान 2 गवर्नर भारत आते हैं फ्रांसीसियों, ये फ्रेंच लोगों की तरफ से, एक था लुनार, एक था ड्यूमा। ये दोनों भारत आते हैं और आने के बाद क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले ये मुगल बादशाहों का जो विश्वास था उसको जीतने का काम करते हैं और विश्वास को जीत भी लेते हैं। इतना जीतते हैं कि मुगल बादशाह बोल देते हैं कि तुम अपने सिक्के चलाओ, उनको मान्यता हम दे देंगे। और इसी समय कहा जाता है ये दोनों गवर्नर जब आए थे तो इस कंपनी का सबसे ग्रोथ पीरियड रहा है, सबसे हाई ग्रोथ इनका हुआ है, इनका ग्राफ बढ़ता गया है। ठीक, इसके बाद से
क्या हमने देखा 1742 में हमने क्या देखा कि फ्रेंच डुप्लेक्स आता है और फ्रेंच जो साम्राज्य था उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, बट जैसे बढ़ाने का प्रयास करता है अंग्रेज आते हैं और उसको दबा देते हैं, उसको खत्म कर देते, खत्म नहीं मतलब उसकी जो सोच रहती है उसको खत्म कर देते हैं, नहीं बढ़ा पाता है। ठीक है, इसके बाद से 1760 में वॉन्डिवॉश का युद्ध होता है जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आमने सामने होते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, फ्रेंच हार जाते हैं। इसके बाद से 1763 में पेरिस की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है जिसमें पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस दे देते हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन चंद्रानगर वापस नहीं लौटाते हैं और मना कर देते हैं कि जो भी एरियाज तुम्हारे पास हैं और जो भी हमने लौटाया है तुम रख लो, व्यापार करो, लेकिन किला वगैरह नहीं बनाओगे, सेना नहीं रखोगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिस तरह से फ्रांसिस मार्टिन से कई फैक्ट जुड़े हुए थे, उसी तरह से पौंडीचेरी से भी जुड़ा वो फैक्ट था। पहले वेलिकुंडापुरम वगैरह छीना गया तो वो पौंडीचेरी था, उसके बाद से पौंडीचेरी में 1701 में हेडक्वार्टर बनाया गया, फिर पौंडीचेरी में ही आपका लुई फोर्ट का किला बनाया गया 1774 में। पौंडीचेरी से जुड़ा एक और फैक्ट है जिसको यहाँ पास लिख रहा हूँ, अच्छे से उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट है 1693 से जुड़ा हुआ। 1693 में फ्रांसीसियों से या फ्रेंच लोगों से पौंडीचेरी छीन लिया जाता है, पौंडीचेरी छीना गया। कौन छीनता है? तो डच लोग छीनते हैं, और किसकी हेल्प से? तो ये अंग्रेजों की हेल्प से या ब्रिटिशर्स की हेल्प से छीन लेते हैं। ठीक है, पौंडीचेरी छीना गया किससे? फ्रेंच से, फ्रेंच से। इसको अलग से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अभी जो अगली लाइन आ रही उससे सारा फैक्ट जुड़ा हुआ है। 1693 में पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से, फ्रेंच लोगों से छीना गया। छीनने वाले थे डच लोग और हेल्प किया था उसमें अंग्रेजों ने। ठीक है, इसके बाद से अगली डेट आपको मिलती है 1697 की। 1697 में एक संधि होती है, इसीलिए मैं इसको अलग बताया था इस चीज के लिए, रिजविक की संधि, ट्रीटी ऑफ रिजविक। इस संधि के अकॉर्डिंग ये जो पौंडीचेरी था ये वापस मिल जाता है, पौंडीचेरी वापस मिल गया किसको? फ्रेंच लोगों को, फ्रेंच लोगों को, इसलिए मैं यहां पर अलग बताया इसको। ठीक है, क्या क्या हुआ? 1693 में पौंडीचेरी डचों ने छीन लिया, तीनों यहां शामिल है, तो कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। डच भी पढ़ा दिया आप लोगों को, ब्रिटिशर्स भी पढ़ा दिया और ये फ्रेंच भी पढ़ा दिया, तो जहां पे तीनों का कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में यहां पर एक ट्रीटी भी है, तो 1693 में छीना गया। 1697 में रिजविक की संधि होती है जिसमें ये जो पौंडीचेरी होता है वापस आ जाता है फ्रांसीसियों के पास। ये था फैक्ट। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, 1690 से 92 तक में एक एरिया बसाया जाता है जिसको कहा जाता है चंद्रनगर या चंद्रनगर। इसको बहुत, ऐसा नहीं कि था, नहीं था, लेकिन वहाँ किले वगैरह, कंपनियां वगैरह, हेडक्वार्टर्स और व्यापारिक केंद्र, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, सेना वगैरह रखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो फ्रेंच कंपनी थी आपकी वो कंप्लीट करा दिया मैं, जितने भी फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। लास्ट कंपनी आपकी बचती है वो है डेनिश कंपनी, डेनमार्क की कंपनी, उसको हम पढ़ेंगे, छोटी है, कम टाइम लेगी, वो भी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, उसको देख लेंगे। और अभी तक जितनी चीजें आप पढ़े ना, जितनी चीजें पढ़े, चाहे पोर्टुगल्स पढ़े, ब्रिटिशर्स पढ़े, डच पढ़े, फ्रेंच पढ़े, इसके बाद से डेनिश पढ़ोगे, इसमें थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा हैं। ज्यादा मतलब क्या? डेट्स हैं, फिर व्यक्तियों के नाम बहुत ज्यादा हैं, फिर कंपनी कहाँ कहाँ खोल रही, फिर एरियाज के नाम सबसे ज्यादा हैं, तो फैक्ट है, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। लेकिन इसके बाद से जब आखिरी कंपनी अभी हम पढ़ेंगे डेनिश, इसके बाद से जो टॉपिक शुरू होगा, जैसे कार्नेटिक वॉर्स हो गए, बंगाल राज्य का उदय हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया, सिख हो गए, 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद से रेवोल्यूशन हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फैक्ट नहीं है इसमें कंसेप्ट ज्यादा है, पूरी स्टोरीज को समझना है आप लोगों को, केवल स्टोरी है उसमें। तो कर्नाटक से हम बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे आप लोगों को समझ में आने वाले। ठीक है, तो प्लीज इतना पढ़ते रहिएगा। सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होते भी नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए, जहां पास मेहनत ज्यादा लगती है वहां क्वेश्चन भी ज्यादा निकल करके आते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा। आज के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना।